अभ्यास का पहला प्रश्न है नंबर 1, निम्नलिखित संवाद किसने कहा, किससे कहा, वो लिखने का है। तो पहला है, भले आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। भले आदमी, भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। भला कहीं देखो, ये पहला विधान है, भले आदमी तुम क्यों ये अत्याचार कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। हमने पूरा पाठ पढ़ा, उसमें यह विधान अथवा यह वाक्य राजा बोलता है। राजा बोलता है और किसान को कहता है, और किसान को कहता है। अब देखो, ये पूरा सेंटेंस है दोहरे अवतरण चिन्हों में लिखा हुआ है। मैंने आपको आगे भी बताया है कि दोहरे अवतरण चिन्हों में तब लिखा जाता है किसी का कहा हुआ हम लिखते हैं, उसके कॉपी लिखते हैं, लिख देते हैं। वो किसी का बोला हुआ या कहा हुआ हम लिखते हैं, उसे दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखते हैं। ये तो पूरा विधान देखो, राजा बोलता है, इसीलिए उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा है। और राजा किसे कहता है, किसान को कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि किसान ने बैल के जगह पर हल के साथ अपनी पत्नी को अथवा स्त्री को जोता था। इसे देखकर राजा को आश्चर्य हुआ, इसलिए राजा ने किसान को ये बात कही। अब दूसरा विधान है, जो कहना है मेरे साथ चलकर कहे। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो। मेरा काम क्यों रोक रहे हो। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। यह विधान किसान कहता है, बोलता है, और राजा को कहता है। क्योंकि राजा ने उसने रोका था, इसीलिए उसके साथ बात करने के लिए, क्योंकि किसान ने उसने पत्नी को हल के साथ जोता था। इसे समझाने के लिए राजा उसे कहता है, तो किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे राजा ने कहा, जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो। अब तीसरा है, भले आदमी इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। ये कौन बोलता है विधान, राजा बोलता है। और किसे कहता है, किसान को कहता है। क्योंकि जो बैल काम करता है वो काम एक स्त्री नहीं कर सकती। अबला, स्त्री को अबला कहा जाता है, तो बैल का काम स्त्री नहीं कर सकती। तो इसीलिए समझाते हैं किसान को राजा के, भला आदमी इससे काम करते करते आपकी पत्नी थक जाएगी, और थक जाएगी तो दूसरा काम भी नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम अपनी पत्नी को हल से
निकाल दो। राजा उसे समझाता है किसान को, राजा बोलता है और किसान को कहता है। अब चौथा है, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। यह विधान किसान कहता है और राजा को कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि किसान के खेत में उसने अपनी पत्नी को बैल लेने के भेजा अपनी रानी के पास, तब उतना समय अपने हल के साथ, किसान के हल के साथ राजा खुद जोत गए थे और हल बैल की जगह पर। और उस भाग में, जितने भाग में राजा ने काम किया उतने भाग में मोती उगे थे। तो किसान को आश्चर्य हुआ और उसे यह भी हुआ कि यह राजा की वजह से हुआ है, इसीलिए वह मोती राजा को देने के लिए जाता है और कहता है, ये मोती ये मोती तुम्हारे खेत में उगे, पर तुम्हारा हक है। तो किसान देने जाता है राजा को, तो राजा उसे कहते हैं कि ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं। खेत किसका था? किसान का। और इस पर हक किसका हुआ? किसान का। राजा उसे इसी तरह से जब राजा के पास देने जाता है, तब राजा उसे कहते हैं कि आपके खेत में उगा है तो ये उस पर हक भी तुम्हारा है। तो राजा किसान को कहता है। चौथा विधान है, राजा किसान को कहता है। और पांचवा है, नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। पांचवा विधान है, जब किसान जाता है राजा को ये मोती देने के लिए, तो राजा मना करता है, तब किसान जवाब देता है कि नहीं महाराज, आप इन्हें राज्य के खजाने में जमा कर ले। तो किसी गरीब के भलाई के काम में उसका उपयोग करना, ये उस पर हक मुझे भी नहीं चाहिए, आपको भी नहीं चाहिए, तो राजकोष में डाल दीजिए, जिससे किसी के गरीब के कल्याण का अथवा भलाई का काम करने में उपयोग करना। इसी तरह से वो राजा को कहता है। तो यह किसान बोलता है और राजा को कहता है। इस प्रकार के 5 विधान है, किसने किससे कहा है। मैंने ये लिखे हैं, 3 आपकी किताब में है ही। अब दूसरा प्रश्न है, संयुक्त अक्षर। સંયુક્ત અક્ષર, સંયુક્ત એટલે જોડાયેલા બે અક્ષરો ભેગા મળવાથી જે અક્ષર બને જોડાક્ષર अथवा संयुक्ताक्षर। तो यहाँ आपको एक्सरसाइज दी है। पहला विधान है, लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं। इसमें विद्यालय अहिया ड ने य बोलाय छे, जुओ विद्यालय एमां संयुक्त अक्षर छे देखो, ड हलन चिन्ह वाला, उसके नीचे लाइन के देखो, गुजराती में से बोलते हैं खोरा लिखने का। और यह पूरा है और ड, लेकिन जो भी अक्षर आधा हम बोलते हैं उसे हलन चिन्ह वाला लिखेंगे। तो ड के नीचे मैंने लीटी की है। और विद्या, इसी प्रकार से बनेगा विद्यालय। ये जोड़ाक्षर हुआ। पहला अक्षर, जो भी अक्षर हम आधा लिखते हैं अथवा उसका आधा उच्चार करते हैं, वो हलन चिन्ह वाला लिखा जाएगा। उसके बाद वाला अक्षर पूरा हम लिखेंगे। जैसे हुआ, ये जोड़ाक्षर पहला बना, ड वटा य बराबर ड। और दूसरा है, भिखारी द्वार पर खड़ा है। यहाँ द्वार, ये अक्षर देखो, द्वार द અને व બોલાય છે। द और वो हम बोलते हैं, उच्चार है द्वार। द और वो, ये है जोड़ाक्षर, संयुक्त अक्षर। तो उसे हम लिखेंगे
देखो ये ड द्वार, ड हम बोलेंगे आधा द्वार, तो द लिखा हलन चिन्ह वाला और पूरा वो लिखा है द्व। उसके बाद मात्रा आएगी खड़ी पाई, कहने की मात्रा द्वा और र पूरा। तो जोड़ाक्षर लिखते हैं उसके संधि छुट्टी करने की हो तो जो अक्षर हम अड़ा लिखते हैं उसे हलन चिन्ह वाला लिखेंगे और पूरा दूसरा पूरा लिखेंगे। इस तरह से ये जोड़ाक्षर अथवा संयुक्त अक्षर बनेंगे। अब तीसरा विधान है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है। शुद्ध, देखो ध, उसका उच्चार दो अक्षरों से होता है, दो अक्षर का मेल के ये शब्द बना है शुद्ध। तो इसे हम लिखेंगे द वत्ता ध बराबर द। द मैंने लिखा है हलन चिन्ह वाला, उसके बाद ध पूरा अक्खा लिखा है तो हुआ द। इसी तरह से होगा, आगे लिखेंगे सुवर्ण, उसके बाद होगा ये द, शुद्ध शब्द बनेगा। ये जोड़ाक्षर है, ये संयुक्त अक्षर है, द और ढ के मेल से बना है शुद्ध। और चौथा है अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। देखो संयुक्त अक्षर में ह और न को हमने जोड़ा है, चिन्ह बोला है, चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह मतलब प्रतीक, उसको लिखेंगे हम। ह और न है तो ह हम लिखेंगे आधा, आधा मतलब हलन चिन्ह वाला। ये ह वट्टा न बराबर न, चिन्ह चिन्ह। अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। अब देखो पांचवा, एक ब्राह्मण पूजा कर रहा था। उसमें क्या है, ये अक्षर देखो, संयुक्त अक्षर ब्राह्मण, उसके बराबर हो लिखेंगे आधा वत्ता म, हलन चिन्ह वाला उसे आधा बोलते हैं, और म म ब्राह्मण, उसके ऊपर से शब्द बनेगा ब्राह्मण। और लास्ट में है बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। बनवीर का उद्देश्य राजगादी पाने का था। मैं ये दो है तो हम दो बार बोलते हैं उद्देश्य। एक आधा और एक पूरा, एक हलन चिन्ह वाला और एक पूरा, इसे होगा द, उसका पूरा शब्द उच्चार करेंगे हम उद्देश्य।
उद्देश्य। ये हुए संयुक्त अक्षर। आपने देखा पहला में ड, दूसरे पर द्व, तीसरे पर द, चौथे पर न, पांचवी पर म और लास्ट में है द। इस तरह से हमने 6 अलग अलग संयुक्त अक्षर देखे। पूरी एक्सरसाइज मैंने बोर्ड पे आपको बता दी है। और लास्ट में थर्ड क्वेश्चन है हमारा प्रश्नों के उत्तर। किसान खेत के लिए किन किन साधनों का उपयोग करता है? शायद आपको मालूम होगा, किसान हल, फावड़ा, कुदाल, हंसिया, ओलनी, फिर बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि कई साधनों का उपयोग वो करता है। किसके लिए? खेती के लिए। अभी तो अद्यतन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग उसमें सुविधाएं की है, इसी हिसाब से वो अपनी खेत पद्धति में परिवर्तन लाता रहता है। दूसरा क्वेश्चन है किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करता है? हम जो अनाज खाते हैं वो खेडूत किसान ही उगाता है खेत में। गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, चना, मूंग, अरहर आदि अनेक धान्य कई प्रकार के वो किसान हर प्रकार के अन्न का उत्पादन करता है, धान्य का उत्पादन करता है और इसे हम अपने रोजिंदे आहार में अथवा तो हमारे खान पान में हम उसका उपयोग करते हैं। किसी न किसी प्रकार से सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। इसके बाद है स्वाध्याय। इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये आपका होमवर्क है बेटा। तो प्रश्न 1 लिखने का है अपनी कॉपी में। प्रश्न 3 सही जोड़ मिलाइए, मुहावरा है उनके साथ, उनका सही जवाब लिखना है। पहला मुहावरा है आंख खुलना, सही बात का ज्ञान होना। दूसरा है आंख लगना, एकदम से सो जाना। तीसरा है आंख चुराना, सही बात से टल जाना। चौथा है आंख दिखाना, क्रोध करना। पांचवा है आंखों का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति। और छठा है आंखों में चमक आना, उसका है प्रसन्न होना। कोई अच्छी बात सुनकर हमारे आंखों में चमक आ जाती है उसे कहते हैं प्रसन्न होना, मतलब खुश होना। ये भी आपको कॉपी में अ में सवाल और ब में उनका सही आंसर अथवा सही उत्तर आपको लिखने का है। रेखा खींचकर जोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और 7वां प्रश्न है अ निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ये आपकी कॉपी में लिखना है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, राजा भोजे रथ થોભાવ્યો અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું, ભલે आदमी तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला मानस तू શું આ जुल्म કરી રહ્યો છે? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? भला કેમ કે સ્ત્રીને તો હળ સાથે જોતરાય છે? એ એમને આટલું જ એનું ટ્રાન્સલેશન છે, તમારે अपने તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે। ઓકે, આપણે ચર્ચા અહીંયા પૂરી કરીએ છીએ।